सो विल गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, विच इज़ अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हमको आज इन डिटेल में देखना है व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। नाम में ये एस्केप, तो इट हैज समथिंग टू डू विद एस्केप। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस एस्केप वेलोसिटी। तो द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे विल बी एस्केप वेलोसिटी। एंड बाय द वे, यहाँ पे दो तीन टाइप के वेलोसिटीज हमको सीखने हैं। उसमें से एक है एस्केप वेलोसिटी। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना, नहीं तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट को दूसरे में मिक्स कर दोगे, दूसरे को यहाँ मिक्स कर दोगे। हम इसको डिनोट करेंगे VE से, एस्केप वेलोसिटी। तो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग एस्केप वेलोसिटी। समझना है तो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग अबाउट द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो हमारे जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर ऊपर थ्रो करता हूँ तो क्या होता है? इट गोज टू अ मैक्सिमम हाइट एंड कम्स बैक। तो एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट गोज टू मैक्सिमम हाइट एंड कम्स बैक। जितने ज़्यादा स्पीड से थ्रो करूँगा उतना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। हायर द स्पीड, ग्रेटर इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। करेक्ट? इतनी जोर से थ्रो कर दिया, वापस ही नहीं आया, तो कहाँ गया? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर गया, एस्केप हो गया। राइट? तो उस वेलोसिटी को, जितने वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो किया था, सच दैट वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप कर गया, उसको क्या बोलते हो? एस्केप वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप, when an object is thrown vertically up, it comes back after reaching a certain height. तो if you throw an object up, वो वापस आता है after reaching a certain height. जितने ज़्यादा स्पीड से थ्रो करोगे, हायर द स्पीड, ग्रेटर विल बी द हाइट अचीव्ड। जितने ज़्यादा स्पीड से थ्रो करोगे उतना ही ऊपर जाएगा वो। तो हायर द स्पीड, ग्रेटर विल बी द हाइट अचीव्ड। हमने इसको इतनी जोर से थ्रो कर दिया कि वापस ही नहीं आया, तो क्या हुआ? इट एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो फॉर अ सर्टन या फिर फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट escapes Earth's gravitational field and never comes back. This velocity is known as escape velocity. क्या बोलते हैं इसको? Escape velocity. So this velocity is known as escape velocity. अब डिफाइन भी करना पड़ेगा, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। जितना जोर से थ्रो करेंगे उतना ज़्यादा हाइट पे जाएगा, फिर वापस आएगा। तुमने इतनी जोर से थ्रो कर दिया, इतना ज़्यादा वेलोसिटी दे दिया कि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ही एस्केप कर गया। तो दिस वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। लेकिन इसको तुमको अगर सिंगल लाइन डेफिनेशन बनाना है तो कैसे डिफाइन करोगे? द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट। और याद रखना पहली बात, ये वेलोसिटी वर्टिकल है। सो द मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि तुम ऊपर थ्रो कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल नहीं। मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, कहाँ से दिया? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सच दैट इट एस्केप्स अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। डन। तो सिर्फ तुमको डेफिनेशन पता होना चाहिए। एंड रिमेंबर, नॉर्मली हम लोग एस्केप वेलोसिटी जब डिफाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहाँ से प्रोजेक्ट किया तुमने? अर्थ के सरफेस से। नॉर्मली एक क्वेश्चन था जेई में, उन्होंने जानबूझ के ऐसा बोला कि हम पहले ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे ले गए और फिर वहाँ से उसको थ्रो किया, तो वैल्यू सेम नहीं आएगी, क्योंकि बाय डेफिनेशन तुम डिफाइन कर रहे हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ।
तो नॉर्मली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ ही होता है, लेकिन वो क्वेश्चन ट्विस्ट करना चाहे तो कर भी सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो द मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी, द मिनिमम वर्टिकल velocity given to an object from the surface of earth, from the surface of earth such that it escapes earth's gravitational field, या you can say it escapes earth's gravitational influence, ऐसा भी बोल सकते हो, it escapes earth's gravitational field is known as escape velocity, अब हमको ये एस्केप वेलोसिटी डिफाइन तो कर लिया, अब हमको एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, और बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है। तुमको सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि अगर तुमको एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन या एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो पॉइंट कंसिडर करते हैं। एक है अर्थ के सरफेस पे, क्यों? क्योंकि तुमने उसको थ्रो कहाँ से किया, अर्थ के सरफेस, और दूसरा है इन्फिनिटी पे। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी क्यों? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फिनिटी अगर तुमको याद होगा, इन्फिनिटी इज अ पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो। और हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के फील्ड से बाहर गया, ऐसा तुम तब बोलते हो जब फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। और फोर्स जीरो कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जीरो, बराबर। तो तुमने ऐसा बोला ना कि हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया और वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर गया, लेकिन रिमेंबर ग्रेविटेशनल फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना मतलब अर्थ उस पर भी फोर्स नहीं लगा पा रहा है। और थ्योरेटिकली वो कब होता है, जब डिस्टेंस क्या हो जाए, इन्फिनिटी, क्योंकि आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो फोर्स जीरो होगा, और तब जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। तो हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक है अर्थ के सरफेस पे, और एक है इन्फिनिटी। इन दोनों पॉइंट पे हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज टोटल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, you know what is conservation of energy? What is conservation of energy? Total initial energy equal to total final energy। तो दो पॉइंट पे हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे और दोनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी को इक्वेट कर देंगे, बोलेंगे हमको पता है टोटल एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो रिमेंबर, अगर हमको एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए तो व्हाट वी डू इज वी टेक 2 points. One is at the surface of earth over here, some point A, right? Other point, let us say some point B, it is actually at infinite distance. अभी infinite distance में दिखा नहीं सकता, इसके लिए मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि B is at infinity। तो दो पॉइंट लेंगे हम लोग to derive expression of escape velocity। So to derive expression of escape velocity, to derive expression for escape velocity, we consider 2 points. We consider 2 points. कौन से 2 points? नंबर वन कहाँ पे? At the surface of earth, at the surface of earth। गुड। तो हम लोग पहले अर्थ के सरफेस पे दोनों एनर्जी फाइंड कर लेंगे। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। हाफ m, कौन सा m? स्मॉल m। तुम रिमेंबर, तुम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है। अगर कंफ्यूजन हो तो पैसे लिख के रख देना, कैपिटल M क्या है, स्मॉल m क्या है, मैं लिख देता हूँ। तो पहले से ही मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। लेट कैपिटल M विद द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R विद द रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल m विद द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को तुमको अर्थ
से एस्केप करवाना है वो, तो तुम काइनेटिक एनर्जी किसका लिखोगे? ऑब्जेक्ट का। किसका? क्योंकि तुम अर्थ को थ्रो नहीं कर रहे, तुम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो। उल्टा किया गया, अर्थ को थ्रो कर दिया है ना, अर्थ को थ्रो नहीं कर सकते। तो हाफ एम वी स्क्वायर, कौन सा वी? वी ई। क्यों वी ई? क्योंकि हमने पहले से बोला कि हमने इतना स्पीड दे दिया कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एस्केप हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एट द सरफेस ऑफ अर्थ? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। आर स्क्वायर नहीं होता है, वो फोर्स में होता है। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। पक्का पक्का, गुड। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गया हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। ये आर है कैपिटल आर। क्यों कैपिटल आर? ऑब्जेक्ट कहाँ था? सरफेस पे। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कैपिटल आर। यहाँ पे क्या लिखोगे? कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है। गुड। मैंने जानबूझ के पहले स्मॉल आर लिखा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर भी हो सकती है, आर प्लस एच भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन। मैंने तुमको अभी बताया, एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर उन्होंने बोला हाइट से प्रोजेक्ट किया। तो जब हाइट से प्रोजेक्ट किया तो वहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या लिखोगे? आर प्लस एच। पक्का? तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर थोड़े से वेरिएशन के साथ आ जाए तो सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया आपका टोटल एनर्जी एट द सरफेस, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट कौन सा लोगे? एट इंफिनिटी। दूसरा पॉइंट कहाँ लिया? एट इंफिनिटी, एट इन्फिनाइट डिस्टेंस। तो यू रिमेंबर एट इंफिनिटी व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी? जीरो। क्यों जीरो? फॉर अ सिंपल लॉजिक। जीरो क्यों बोला? किसने बोला जीरो? मैं बता रहा हूँ जीरो। क्यों जीरो? हाउ डू यू डिफाइन एस्केप वेलोसिटी? तुम ऐसा बोलते हो कि तुमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है और फिर वापस आता है, बराबर। मैक्सिमम हाइट पे उसका स्पीड कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जितना जोर से थ्रो करूंगा उतना ऊपर जाएगा। हर बार मैक्सिमम हाइट पे क्या स्पीड होगा? जीरो। इतनी जोर से थ्रो कर दिया कि वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया, तो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? इन्फिनिटी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट इन्फिनिटी? जीरो। तो बाय दैट लॉजिक यहाँ पे क्या आएगा? जीरो। तो ये क्या आएगा? जीरो। हाँ, ऑब्जेक्ट वापस नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन स्पीड एट इन्फिनिटी विल बी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। यहाँ पे आर क्या है? इन्फिनिटी। तो ये भी कितना है? जीरो। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी? जीरो। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। दोनों का एडिशन कितना हो गया? जीरो। पक्का पक्का? श्योर श्योर, गुड गुड। Using law of conservation of energy, so according to energy conservation, total energy at the surface should be equal to total energy at infinity. What is total energy at the surface? अभी तुमने फाइंड किया था ना, क्या था? अरे ऐसा याद होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर और एट इन्फिनिटी इज जीरो। इसको वहां भेज दो तो हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। स्मॉल एम हो गया कैंसल, और ये टू को कर देता हूँ वहां पे शिफ्ट, तो ये हो गया वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एम बाय आर। तो वी ई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gm by r. What do you notice from this? Escape velocity g पे डिपेंड करता है, जो है कांस्टेंट है। क्या वैल्यू है उसकी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एंड मास, ऑब्जेक्ट के मास पे कि अर्थ के मास पे? अर्थ के मास पे। बट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन देन? मतलब जिस ऑब्जेक्ट को तुम एस्केप करवा रहे हो उसके मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। इसका मतलब तुम 1 kg के ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाओ या 1000 kg के ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाओ, इट रिक्वायर्स द सेम वेलोसिटी। इसका मतलब अगर क्लास में कोई एक गड़बड़ कर रहा है, तुमको एस्केप करवाना है,
गो टू स्पेस, नेवर कम बैक, या फिर दो लोग हो जो गड़बड़ कर रहे हो, दोनों को एस्केप करवाने में क्या लगेगा, सेम स्पीड। तो गड़बड़ मत करवा, नहीं तो आई विल अरेंज रॉकेट एंड वैसे आई विल नॉट डू दैट बिकॉज इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। आप 2-3 लोगों को भेजने के लिए कुछ 1000 करोड़ का बजट लग जाएगा, some 1000 crores, तो आई विल नॉट डू दैट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये पुअर जोक इसके लिए होता है कि तुमको याद रहे, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू आर प्रोजेक्टिंग। तो एक मास है, दो मास है, 10 kg है, 1000 kg है, वी डोंट केयर, इट इज़ द सेम स्पीड फॉर ऑल ऑफ देम। और जब तुम g की वैल्यू, m की वैल्यू और r की सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवाना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द स्पीड नीड्स टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पक्का? पर यहाँ पे एक कंडीशन है, हमने एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं किया। हमने ये नहीं देखा कि अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर अपोज करेगा मोशन को, राइट? तो रियलिटी में इससे ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर मैं एयर को निग्लेक्ट करता हूँ तो इट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट इज़ किलोमीटर, इट इज़ नॉट मीटर, किलोमीटर पर सेकेंड। पक्का पक्का, गुड। तो मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन वापस एक बार रिपीट करवा देता हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल। आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस हमने ये देखा है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है और फिर वापस आता है। जितना ज़्यादा स्पीड दोगे उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा एंड देन इट कम्स बैक। देन यू गिव सच अ स्पीड कि वो ऑब्जेक्ट वापस आया ही नहीं, वो कहाँ चला गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया। उसको बोलते हैं इट एस्केप्स अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, बराबर। तो जितने वेलोसिटी से तुमने उसको प्रोजेक्ट किया था उस वेलोसिटी को बोल दोगे एस्केप वेलोसिटी, और डिफाइन करोगे द मिनिमम vertical velocity with which an object is projected from the surface of earth such that it escapes earth's gravitational field is known as escape velocity। escape velocity का इक्वेशन फाइंड करने के लिए तुमको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक सरफेस पे और एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। इन दोनों पॉइंट पे तुमको बस टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी एट सरफेस एंड टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी, ये कैलकुलेट करना है, दोनों को इक्वेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सरफेस से। So we start from finding out what is the value of total energy at the surface. Total energy is kinetic plus potential। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका अर्थ के सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², where v is escape। अभी किसी को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अरे लेकिन वो तो रेस्ट पे था ना, ऑब्जेक्ट तो अर्थ के सरफेस पे रेस्ट पे था, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गया? हमने बोला ना हम थ्रो करने वाले, थ्रो करोगे ना उसको, थ्रो करोगे तो काइनेटिक एनर्जी दोगे ना उसको, मतलब वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट? अपने आप थोड़ी जाएगा, हमको थ्रो करना पड़ेगा। हम थ्रो करेंगे मतलब हम वर्क करेंगे, वो वर्क किस में कन्वर्ट होने वाला है? काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर। तो टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज द एडिशन ऑफ दीज टू विच इज हाफ mv² माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर। और दूसरा पॉइंट था इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज द पॉइंट जहाँ पे फोर्स बिकम्स जीरो, पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो। तो और इट इज आल्सो द पॉइंट वेयर काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बिकम जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी भी जीरो। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से टोटल एनर्जी एट द सरफेस एंड टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी आर इक्वल, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल एनर्जी at any point is same। तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, you have half m ve² minus g capital M small m by r equal to 0। तो half m ve² equals to g capital M small m by r, इसमें से m cancel, therefore ve² equals to 2 capital G capital M by r। तो ve equals to under root of 2 gm बाय r। ये आ गया एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। बस इतना ही है। इसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको तुम एस्केप करवा रहे हो, उसके मास पे डिपेंड ही नहीं करता। यहाँ तक क्लियर? गुड। अगला टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग एंड प्योरली थ्योरी विच इज अर्थ सैटेलाइट्स। है क्या ऐसा? अर्थ सैटेलाइट्स। तो लेट अस सी
What are different types of satellites which revolve around Earth? Earth satellite. वैसे what is satellite? Satellite is satellite. What is satellite? An object that revolves around a planet is known as a satellite. बराबर? An object which revolves, अभी object man made मतलब artificial हो सकता है, natural भी हो सकता है. An object which revolves around Earth is known as, of course, at certain height. So an object which revolves around Earth at a certain height is called as satellite. और Earth के satellite दो टाइप के होते हैं. वैसे हम लोग सैटेलाइट वर्ड हम मतलब मी एंड माई फ्रेंड वी यूज टू, ये सैटेलाइट वर्ड हम किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ करते थे. मे बी यू हैव एक्सपीरियंस, याद रहेगा इसलिए बता रहा हूँ. अभी क्या है, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर जगह के आसपास घूमते रहते हैं. वी हैव मोर एक्सपीरियंस. द कॉलोनी वेयर आई लिव, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग. और वो एक पर्टिकुलर टाइप से हॉर्न भी बजाते हैं, तो वी नो कौन आया. ऐसा घूमते रहते हैं वो. कभी कॉलेज के चक्कर लगाएंगे, कभी किसी घर के चक्कर लगाएंगे, घूमते रहेंगे. एंड देन आई यूज्ड टू से, अरे यार वो सैटेलाइट वापस आ गया. वो घूमते रहेगा, उसी फ्रिक्वेंसी का हॉर्न बजाते रहेगा. तो ये याद रखने के लिए, साइंस याद रखना है तो रियल लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है. वो भी एक ऑब्जेक्ट है जो वो एक पर्टिकुलर जगह के चक्कर लगा रहा है. सैटेलाइट भी एक ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर प्लैनेट के चक्कर लगा रहा है. So an object which revolves around a planet, it is important thing. You cannot say an object which is revolving around sun, that is a planet. An object which revolves around sun is a planet. An object which revolves around a planet is a satellite. Good. अब सैटेलाइट कम से कम हम लोग और सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो वो दो टाइप के हैं. एक है नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून. अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट. मार्स हैज टू. पता ना, फोबोस एंड डेमोस. और जुपिटर सैटर्न के अभी तक जो डेटा है मोर देन 60 है, एग्जैक्ट नंबर पता नहीं. तो दो टाइप के सैटेलाइट है, एक है नेचुरल सैटेलाइट और एक है आर्टिफिशियल. ऑफ कोर्स नेचुरल सैटेलाइट वी कैन नॉट डू अलॉट विद दिस सैटेलाइट. वो है वैसा ही है, उसके जो प्रॉपर्टीज है उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते. हमको पता है क्या प्रॉपर्टी, हमको पता है इट टेक्स 27.3 डे for natural satellite, that is moon, to complete one revolution around earth. We also know what is the distance of center of moon from center of earth, 3.85 into 10 raised to 5 kilometer. बराबर. और of course you know natural satellite of earth is moon. हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के सैटेलाइट पे फोकस करेंगे. गुड. तो अर्थ, आवर प्लैनेट हैज वन नेचुरल सैटेलाइट, बट आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने बहुत सारे लॉन्च किए. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के भी टाइप्स होते हैं. देयर आर टाइप्स. इसमें से एक टाइप होता है इक्वेटोरियल सैटेलाइट. कौन सा? इक्वेटोरियल. मुझे पता है वहां पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिखा है, मुझे पता है, बताता हूँ वो भी. और दूसरा होता है पोलार. क्या होता है? पोलार. इक्वेटोरियल एंड पोलार. अब नाम में ये इक्वेटोरियल, ऐसा सैटेलाइट जो इक्वेटर के ऊपर से अर्थ के चक्कर लगाएगा, दैट इज इक्वेटोरियल. सो यू नो दिस इज इक्वेटोरियल लाइन. तो ऐसा सैटेलाइट जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट में है, जो इक्वेटर के ऊपर घूम रहा है, उसको बोलते हो इक्वेटोरियल सैटेलाइट. दूसरा होता है पोलार सैटेलाइट. पोलार सैटेलाइट पोल्स के ऊपर से घूमता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल. तो घूमता रहता है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ. क्योंकि फ्रंट साइड में नॉर्थ टू साउथ, फिर साउथ टू नॉर्थ, फिर नॉर्थ टू साउथ, फिर साउथ टू नॉर्थ, तो घूमता रहता है वो. सो इसका जो ऑर्बिट है वो इक्वेटोरियल है. इक्वेटोरियल ऑर्बिट. इसका ऑर्बिट कौन सा है? पोलार. पोलार ऑर्बिट. बराबर. पक्का पक्का. बुक बहुत काम की चीज़ है. इक्वेशंस नहीं है, थ्योरी है, लेकिन इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग. क्योंकि तुमको कम से कम आज कुछ नई चीज़ें पता लगेगी. जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस तुम यूज़ करते हो, चाहे वो फ़ोन हो, हमने तो कभी सोचा नहीं ना, हुआ क्या, हमने तो बस मोबाइल फ़ोन निकाला, टिक 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 टिक, हेलो कब आ रहा है, हाँ ठीक है जल्दी आ जा, हो गया.
But you know the process that occurs at the back end, when you dial the number, you make a call, पहले यहाँ से सिग्नल जाता है सैटेलाइट, डिपेंड करता है तुम कितने डिस्टेंस पे कॉल कर रहे हो। इफ यू आर कॉलिंग एट शॉर्ट डिस्टेंसेस तो फिर टावर लगाते हैं ना ये मोबाइल कंपनी वाले, वो टावर टू टावर कम्युनिकेशन है। वो चैप्टर नंबर 13 में है दोनों। चैप्टर नंबर 13 में आपको ये सिखाया जाएगा कि शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में कौन से टाइप के हम लोग वेव्स यूज़ करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की बात अगर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू कॉल समवन इन वेस्टर्न कंट्री, यूएस, कनाडा, कहीं पे, तो यू डायल ए नंबर, सिग्नल जाएगा सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से जाएगा रिसीवर के एंड पे, तुम बोलोगे हेलो, दैट इज साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो कन्वर्ट होगा मोबाइल के माइक्रोफोन से, कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होगा वेव में, रेडियो वेव्स। हम लोग रेडियो वेव ही यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। वो रेडियो वेव जाएगा सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट देखेगा कहाँ से आया, कहाँ जाना है, वो रिसीवर एंड पे भेजेगा, रिसीवर एंड पे पहुंचा रेडियो वेव, उसने कन्वर्ट किया उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मोबाइल फ़ोन में, फिर मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आया साउंड, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये सब होता है लेस देन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, बराबर। तो ये सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो ये जो सैटेलाइट तुम यूज़ कर रहे हो, which is acting like a mediator between two people, that is equatorial satellite, and it is called as communication satellite। तो जितने भी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम लोग सैटेलाइट यूज़ करते हैं वो सारे के सारे इक्वेटोरियल होते हैं। कम्युनिकेशन, इंटरनेट यूज़ करते हो तो वो भी सैटेलाइट के थ्रू। आजकल तो मूवीज़ भी सैटेलाइट बेस्ड है। जाते हो क्या थिएटर में? थिएटर में हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत अलग था। वी यूज्ड टू हैव प्रोजेक्टर्स। व्हेन आई वाज योर एज, मूवी देखने जाना है, 4-5 ऑप्शंस थे हमको यहाँ पे। सीट्स के पीछे एक छोटा सा रूम होता था, प्रोजेक्टर रूम, वहाँ से लाइट निकलता था, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होता था। इसका मतलब जो भी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है उसको पहले से रिकॉर्डेड टेप्स हर एक थिएटर में भेज के रखने पड़ते थे। अभी वैसा कुछ नहीं है, अब सब सैटेलाइट से होता है। डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग होती है वहाँ पे। तो कम्युनिकेशन के लिए भी यूज विद सैटेलाइट्स इक्वेटोरियल। अब ये जो इक्वेटोरियल सैटेलाइट होता है ना, इसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है, 35,000 किलोमीटर के आसपास, 35,000 किलोमीटर। और तो रेडियस कितना है? 6,400। चलो मैं 6,000 मान लेता हूँ, तो 6 टाइम्स अर्थ के रेडियस से भी 6 गुना ऊपर। तो इट इज़ एट अ वेरी हाई हाइट, 35,000 किलोमीटर। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सैटेलाइट को हम लोग अर्थ के रोटेशन के साथ लॉक कर देते हैं। लॉक करते हैं मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अर्थ के ऊपर सैटेलाइट था, अब अर्थ रोटेट होगा ना, ये भी आगे आएगा, मतलब अर्थ इज रोटेटिंग, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अर्थ के रोटेशन को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। तो ये सैटेलाइट भी 24 आवर्स ही लेता है टू कंप्लीट 1 सर्कल, राइट? ऐसा क्यों? बहुत वेरी बेसिक रीजन। मैं अगर कॉल कर रहा हूँ किसी को, तो सैटेलाइट, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, सपोज मैंने यहाँ से कॉल किया और यहाँ पे एक सैटेलाइट है जिसने मेरा सिग्नल रिसीव किया, वी ऑन द सेम साइड ऑफ द अर्थ, और उसने सिग्नल लेके भेज दिया रिसीवर के पास, बराबर। अगर ये फास्ट है, फास्ट, मैं अर्थ के रोटेशन को चेंज कर नहीं सकता, अर्थ तो जैसे रोटेट हो रहा है वैसे हो रहा है। अगर ये फास्ट है तो ये अर्थ के कहाँ गया? कहाँ गया? दूसरे साइड पे कहाँ गया? कहाँ गया वो? तो तुम सिग्नल भेजोगे कैसे? तुमने बोलते ना सिग्नल को, अरे आगे जाना, लेफ्ट लेना, और एक लेफ्ट लेना, यूटर्न लेना, वहाँ पे तेरे को एक सैटेलाइट मिलेगा, उसके पास जाना। तो वैसा नहीं होता है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए ये जो सैटेलाइट है, वी नीड टू मेक श्योर कि ये सैटेलाइट का जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशनरी है। क्या है? क्योंकि अर्थ 24 आवर्स में रिवॉल्व होगा, तो उसको भी कितना टाइम लगेगा चक्कर लगाने में? कितना? 24 आवर्स। तो जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है उसका भी रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? 24 आवर्स, बराबर। तुमने स्कूल में एक सब्जेक्ट सीखा क्या? जियोग्राफी। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोग्राफी? नहीं, वो आई नो इट इज कॉल्ड एज भूगोल। आई एम नॉट आस्किंग यू, कि उसको हिंदी या मराठी में क्या बोलते हैं। जियो इज अर्थ, ग्राफी द ग्राफी ऑफ अर्थ, बराबर। तो जियो मतलब क्या होता है? अर्थ।
और ये जो सैटेलाइट है ये स्टेशनरी कहाँ से दिखता है? अर्थ से, तो इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। क्या बोलते हैं इसको? जियो स्टेशनरी। इट इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। और हमने इसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के साथ सिंक्रोनाइज कर लिया। सिंक्रोनाइज पता, सिंक्रोनाइज करना, मैच करना, इसलिए इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। क्या बोलते हैं इसको? जियो सिंक्रोनस। तो इसके 3-4 नाम है। इक्वेटोरियल, उसी को बोलते हो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्योंकि तुम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हो। क्योंकि ये अर्थ से स्टेशनरी रहता है, तुम अर्थ से जब भी इसको देखोगे तो तुमको वो उसी जगह पे दिखेगा। तो इट इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी। और क्योंकि इसका टाइम पीरियड हमने सेट ऐसा किया कि अर्थ के टाइम पीरियड के साथ मैच हो गया, इसलिए बोलते हैं इसको जियो सिंक्रोनस। बराबर। अब दूसरे टाइप का सैटेलाइट है पोलार। तो आर्टिफिशियल में इक्वेटोरियल एंड पोलार। जो पोलार सैटेलाइट है इसका जो हाइट होता है, और बाय द वे यहाँ पे टाइम पीरियड मैंने बोल दिया। मैंने जब बोला जियो स्टेशनरी मतलब इट वाज वेरी क्लियर कि टाइम पीरियड इज 24 आवर्स। कितना टाइम पीरियड? 24 आवर्स। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइम पीरियड इज 24 आवर्स। हाँ, इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, इसका टाइम पीरियड है सिर्फ 85 मिनट्स, ओनली 85 मिनट्स। बराबर, गुड। तो ये हर दिन 17 चक्कर लगाता है अर्थ के। बोले 17 कहाँ से आ गया? बताता हूँ। हर दिन में कितने आवर? 24। कितने मिनट्स? हर आवर में 60। तो टोटल मिनट्स कितने हो गए? 1440 टोटल मिनट्स इन अ डे। इसको एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगा? 85। तो डिवाइड बाय 85 कितने चक्कर हो गए? 16.94 मतलब 17। सो इट गोज राउंड द अर्थ 17 टाइम्स पर डे, राइट। और तुमको पता है ये सैटेलाइट बॉलीवुड के मूवी को थोड़ा ज़्यादा फॉलो कर लेता है। वो गाना है, तू खींच मेरी फोटो। तो सच में फोटो खींचता है वो अर्थ के। वो अर्थ के फोटो खींचता रहता है एवरी टाइम इट गोज राउंड। जैसे ही उसने पहला चक्कर कंप्लीट किया, पहला फोटो निकाल लिया। अब लोग, ये तो अपने जगह पे वापस आने वाला है, लेकिन अर्थ घूम गया ना। अर्थ घूम गया। अब अर्थ घूम गया तो ये जो पट्टा था ये आगे गया, तो ये अभी अर्थ के दूसरे स्ट्रिप का फोटो निकालेगा। फिर अर्थ और रोटेट हुआ, पर ये तो अपने ऑर्बिट में था, फिर ये तीसरा भी फोटो निकालेगा। तो ये अर्थ का फोटोग्राफ निकालता रहता है इन स्ट्रिप्स। और ये जो तुम गूगल अर्थ देखते हो, देखा है गूगल अर्थ? ढूंढते ना, देखो मेरा घर दिख रहा है। ये किसने बताया? ये इसने बताया तुमको। ये पोलार सैटेलाइट के ऊपर जो कैमरा है वो कंटिन्यूअसली फोटोग्राफ ले रहा है अर्थ के, तो वो तुमको देता है डेटा एंड यू कैन लोकेट। आज से 20 साल 25 साल पहले पॉसिबल नहीं था ये सब, लेकिन जब से पोलार सैटेलाइट लॉन्च किया हम लोगों ने, इट बिकम्स पॉसिबल टू पिन पॉइंट योर ओन हाउस बिकॉज ऑफ दिस कैमरा, हाई रेजोल्यूशन कैमरा विच इज माउंटेड ऑन पोलार सैटेलाइट्स। और ये दिन में 17 चक्कर लगा रहा है, तो ये बेसिकली इट टेक्स फोटो ऑफ द अर्थ इन 17 स्ट्रिप्स। गुड। देन सिर्फ इतना नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ये जो तुम जीपीएस यूज करते हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, जीपीएस जिसमें तुम लोकेशन सेंड करते हो, किसी लोकेशन मांगते हो, किसने दिया ये सब? ये सब पोलार सैटेलाइट। तो पोलार सैटेलाइट ही है जो जब तुम बेसिकली जिसको लोकेशन भेजते हो ना, यू आर टेलिंग योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। याद है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंगल made by a point with respect to equator is latitude and with respect to meridian is longitude। तो ये जो तुम लोकेशन भेजते हो ना, वो बेसिकली पोलार सैटेलाइट के हेल्प से ही भेजते हो। तो पोलार सैटेलाइट को बताते हो कि तुम्हारा लोकेशन क्या है। when you open your WhatsApp and then you send your location, तो basically satellite knows your location and then it sends it to the receiving person। इसको अलग अलग मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं लोकेशन भेजो, वो यूएस के लोग बोलते हैं सेंड मी योर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, सेंड मी योर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट मतलब क्या? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। हमको किसी से नंबर मांगना था, हम क्या बोलते हैं? तेरा नंबर दे। तो वो लोग बोलते हैं सेंड मी योर डिजिट्स, गिव मी योर डिजिट्स। तो डिजिट्स मतलब वो तुमसे नंबर मांग रहे हैं, दिस इज जस्ट द वर्ड्स दे यूज। अभी बाकी है, रुको, बाकी है, अभी इसका बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा, हाइट बताना रह गया ना। ये होता है 300 से 500 या 500 से 800 किलोमीटर की हाइट पे। इट इज अ वेरी
it is basically at lower altitudes. तो आई थिंक सम बुक्स में 500 से 800 लिखा है, सब में 300 से 500. आपने नोट्स में कितना है? 500 से 800. तो विल डू 500 to 800. तो हाइट ऑफ दिस इज 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर, मतलब लो अल्टीट्यूड्स पे है, इट इज एट लोअर अल्टीट्यूड्स. और तुम चाहो तो देख सकते हो. और विंटर इज द बेस्ट टाइम क्योंकि क्लाउड ज़्यादा होते नहीं है. तो व्हेन इन द लेट इवनिंग्स, शाम के 7 के बाद, यू गो लुक अप फ्रॉम योर टेरेस, थोड़ा टाइम देखो तो तुमको ऐसे कुछ रेड कलर के लाइट्स मूव होते हुए दिखेंगे. हाँ, और अगर वहीं रुके रहे तो 85 मिनट्स के बाद वापस वही दिखेगा, और वहीं रुके रहे तो अगले 85 मिनट्स के बाद वापस तुमको लाइट्स दिखेंगे ऐसे मूव होते हुए. दोज आर नथिंग बट पोलार सैटेलाइट्स. उसके नीचे लाइट्स होते हैं ना. एरोप्लेन हमारे यहाँ पे कौन सा एरोप्लेन आते हैं वैसे? तो एरोप्लेन हमारे यहाँ तो नहीं, तो मुझे पता है वो हमारे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो इट इज़ नॉट एरोप्लेन. गुड गुड. एनीवेज, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, so those lights that you see after an interval of every 85 to 90 minutes is polar satellite going round and round. And उसके बाद इसका और क्या यूज़ है? बहुत सारा यूज़ है. एस्ट्रोनॉमी, जो हम लोग टेलीस्कोप स्पेस में भेजते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दे आर एट लोअर हाइट्स डिपेंडिंग ऑन पर्पस. ऐसा नहीं कि लोअर हाइट पे होता है, बट पर्पस टू पर्पस भी डिपेंड करता है. और भी बहुत सारे यूज है इसके. सो पोलार सैटेलाइट्स हैव मल्टीपल यूजेस. जीपीएस हो गया, ये हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सर्विलेंस, वो मूवी देखा है क्या, परमाणु? यस, देखा है. उसमें वो बताते हैं कि यूएस ने हम पे सैंक्शन डाल दिए और हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर हमको तो न्यूक्लियर टेस्ट करना था. फिर वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि इतने टाइम तक हम रेंज में नहीं रहेंगे सैटेलाइट के, मतलब उतने टाइम तक तुमको क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने कर लो. फिर वापस से सैटेलाइट जैसे आया, क्योंकि ये सैटेलाइट ना ऐसा घूम रहा है, अगर इंडिया इस साइड पे है तो जब सैटेलाइट पीछे है उतने टाइम तक वी आर नॉट कवर्ड, वी आर आउट ऑफ रेंज. तो उतने टाइम तक तुमको क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना कर लो. जैसे सैटेलाइट वापस आया, यू हैव टू स्टॉप. तो सर्विलेंस भी यहाँ से होता है. यू कैन कीप आई ऑन योर एनिमी, कौन क्या कर रहा है, अपने देश में क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, तो इससे भी ध्यान रख सकते हो. तो दिस आर बेसिकली few points, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा. So overall, how many types of satellite does Earth have? 2. Which 2? Natural and artificial. Natural तो एक ही है हमारे पास. Artificial में 2 types, Equatorial and Polar. Equatorial का typical height कितना होता है? 35,000 किलोमीटर. Polar का कितना होता है? 500 to 800 किलोमीटर्स. बराबर. Good. What is the time period of equatorial satellite? 24 आवर्स. एंड पोलार 85 मिनट्स. वो एक क्वेश्चन है, उसमें हम शो भी करेंगे कि सच में 85 मिनट्स होता है. देन इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स आर आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, एंड दे आर यूज्ड मोस्टली फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस. एंड पोलार सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर जीपीएस, देन सर्विलेंस, देन एस्ट्रोनॉमी, देन बहुत सारे यूज है. वेदर फोरकास्टिंग, आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, तो कौन बताता है? वो पोलार सैटेलाइट बताता है हम लोगों को. डन. तो अब हमने समझ तो लिया कि अर्थ के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है भाई, लेकिन उसको ऑर्बिट में सेट किया कैसे? तो अगला है प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट. है क्या है प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट? ऐसा तो नहीं होगा ना तुमने सैटेलाइट को बोला अच्छा सुन जा चक्कर मार के आ, वो गया हाइट पे गया, ऐसा गोल गोल घुमा, ऐसा नहीं होता है. तो वी हैव टू प्रोजेक्ट सैटेलाइट्स. तो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट में फर्स्ट थिंग इज, कोई भी सैटेलाइट हो, चाहे वो इक्वेटोरियल हो या पोलार हो, उसको अगर आपको ऑर्बिट में सेट करना है तो वी नीड मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट. 2 स्टेज क्यों? पहले स्टेज का काम होता है, बाय द वे दोनों स्टेज में फ्यूल होता है. तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट ड्रॉ वेरी क्विकली जस्ट अ स्कीमेटिक ऑफ अ रॉकेट. तो ऐसा है, यू हैव 2 स्टेज सिस्टम. पहले स्टेज में जो फ्यूल है वो हम लोग बर्न करके इस सैटेलाइट को एक डिजायर्ड हाइट तक ले जाते हैं. और जो स्टेज 2 है, वैसे रॉकेट इज अ वेरी स्मॉल थिंग विच इज एट द टिप
सैटेलाइट इज एट द टिप ऑफ द रॉकेट। तो ये सैटेलाइट तो बहुत छोटा सा डिवाइस है, ये सैटेलाइट है, दिस इज अ सैटेलाइट, सैटेलाइट, दिस इज सेकेंड स्टेज, this is second stage and this is first stage। तो सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज दोनों में होता है फ्यूल, फ्यूल। तो फ्यूल बर्न करके, पहले स्टेज का फ्यूल बर्न करके द रॉकेट मतलब सैटेलाइट इज टेकन टू अ डिजायर्ड हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मुझे अर्थ के सरफेस से पहले इसको एक हाइट पे लेके जाना है। इसका मतलब मुझे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो अट्रैक्टिव फोर्स है नीचे की तरफ, हमको इसको ऊपर ले जाना है। तो फर्स्ट स्टेज में जितना भी फ्यूल है इट इज यूज्ड टू टेक द सैटेलाइट टू डिजायर्ड हाइट। और उस हाइट पे जब पहले स्टेज का सारा फ्यूल बर्न हो गया, फर्स्ट स्टेज इज डिटैच्ड, उसको वहीं से हम लोग छोड़ देते हैं। उसका उसका क्या हुआ पता नहीं, मे बी आके वो गिर गया अर्थ पे। अभी अर्थ पे गिरता तो वो भी डिसाइड करना पड़ता है कहाँ पे उसको गिराना है। ओशंस में नॉर्मली ओशन में गिराते, नहीं तो आके हमारे क्लास के ऊपर गिर गया वो, तो ऐसा नहीं होता है वो, दे हैव टू, ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। तो फर्स्ट स्टेज इज बेसिकली डिटैच्ड। अब जो सेकेंड स्टेज और क्या बचा, सैटेलाइट, इसको हम लोग रिमोट कंट्रोल से 90 डिग्री से रोटेट करते हैं। सो इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री थ्रू रिमोट कंट्रोल। तो यू रोटेट दिस सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज इज रोटेटेड। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में जो फ्यूल है वो यूज होता है इसको एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देने के लिए, टू गिव इट अ पुश, टू गिव इट अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्योंकि देखो हाइट तक तो पहुंच गया, रोटेट तो हो गया, लेकिन रिमेंबर मोमेंटम चेंज करने के लिए या फिर एक्सेलरेट करने के लिए या फिर वेलोसिटी देने के लिए अपने आप तो कुछ नहीं होता, यू नीड टू हैव अ फोर्स। तो सेकेंड स्टेज का जो फ्यूल है इट इज यूज टू गिव वेलोसिटी एट अ सर्टन हाइट। एक एक वर्ड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी डिफाइन करना पड़ेगा तुमको। अब जो तुमने हाइट पे वेलोसिटी दिया उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब डिपेंड करता है कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है ये कितना है, इस पे क्या डिपेंड करता है, शेप ऑफ द ऑर्बिट। तुमने हाइट पे उसको कितना वेलोसिटी दिया, तो टोटल 5 पॉसिबल आउटकम है, 5। पहला, ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व तो होगा लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में। नंबर 2, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व तो होगा लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में। नंबर 3, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व तो होगा लेकिन वापस इलिप्टिकल ऑर्बिट में। मैं डिफरेंस बताऊंगा एक एक करके। नंबर 4, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाएगा। नंबर 5, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाएगा। 2 बार एस्केप है, 2 बार इलिप्टिकल है, 1 बार सर्कुलर है। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा अब। तो रिमेंबर, हाइट पे जो आप वेलोसिटी दे रहे हो उसको क्या बोल रहे हो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वो वैल्यू क्या डिसाइड करेगी, ऑर्बिट का शेप। क्या डिसाइड करेगी, ऑर्बिट का शेप। अगर ऑर्बिट का शेप सर्कुलर हुआ, क्या हुआ, सर्कुलर, तो उसी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को बोलोगे तुम क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल। और इसी को सीबीएसई के बुक्स में बोला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या होता है, ऑर्बिटल। और अब डिफाइन कैसे करोगे, पहली बात तो बताओ ये वेलोसिटी वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। तुमने सरफेस पे दिया कि हाइट पे दिया, तो द मिनिमम horizontal velocity given to a satellite at a certain height from the earth such that it performs circular motion around the earth is called as critical velocity या फिर orbital velocity। remember critical या orbital ये word तब use करोगे जब ये circular motion perform करेगा। और मैं जब ज़्यादा थ्योरी बताऊँ ना तो समझ लेना कि जेई नीट में ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है, नहीं तो पता नहीं होता, कॉन्सेप्ट पता नहीं, फॉर्मूला डिराइव करते आए नहीं, गए सिंपल सिंपल क्वेश्चन छूट गए। तो पहले हम डिफाइन करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। मिनिमम हॉरिजॉन्टल एस्केप वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल था कि वर्टिकल था, एस्केप वेलोसिटी वर्टिकल था। ये कौन है,
हॉरिजॉन्टल। और एस्केप वेलोसिटी तुमने अर्थ के सरफेस से दिया कि हाइट पे दिया? यहाँ पे कहाँ पे दे रहे हो? हाइट पे। सो द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट at a certain height from the surface of earth such that it performs circular motion around earth is known as critical velocity, या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। पक्का? गुड। अब वो जो 5 केसेस थे, वो 5 केस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। 5 केस। अब 5 केस कौन से थे मैं बताता हूँ एक एक करके। तो ये है, लेट अस से अर्थ, दिस इज अर्थ, एंड हम इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने वाले हैं कहाँ से? एट फ्रॉम सर्टन हाइट। मान लेता हूँ ये वो पॉइंट है P। ये कौन सा पॉइंट है? P, जहाँ से तुमने इसको क्या दिया? वेलोसिटी दिया। कौन सा वेलोसिटी दिया? हॉरिजॉन्टल, राइट। इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं हम लोग। अब इमेजिन, अच्छा चलो ये इससे पहले, डू यू रिमेंबर, मैं अभी वापस से प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ, अभी सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा, प्लैनेट्स की। डू यू रिमेंबर केप्लर्स फर्स्ट लॉ? ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकी, ठीक है। What was the nearest point of the planet from the sun called as perihelion? क्या बोलते थे उसको? और जो farthest था aphelion। हीलियो मतलब सन और जियो मतलब अर्थ। तो what will be apogee? perigee? What was perihelion? Nearest point of a planet from the sun, इसलिए perihelion। What will be the nearest point of the satellite from Earth? Perigee। क्या होगा वो? Perigee। और farthest क्या होगा? Apogee। क्या होगा? अभी याद रखना ही, ये काम में आएगा। अब तुमको जो मैंने केसेस बताए, 5 केसेस। पहला केस था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन क्रिटिकल। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करना है तो कितना वेलोसिटी देना चाहिए? क्रिटिकल। और इमेजिन क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू, मैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, सम नंबर 100 किलोमीटर पर सेकेंड। मान लो मुझे अर्थ के अराउंड उस सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करने के लिए 100 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड देना चाहिए। तो 100 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब कौन? क्रिटिकल। और मैंने दे दिया 80, तो सर्कुलर ऑर्बिट होगा क्या? नहीं, तो ऑर्बिट होगा एलिप्टिकल। कैसा होगा? एलिप्टिकल। लेकिन अभी प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि जब तुम बोलते हो एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो एपोजी या तो पेरिजी। एपोजी या फिर पेरिजी। रिमेंबर, तो जब आपने उस सैटेलाइट को क्रिटिकल से कम वेलोसिटी दिया तो ऑर्बिट कौन सा हुआ? इलेप्टिकल। ऑर्बिट कौन सा हुआ? इलेप्टिकल। ऑर्बिट कौन सा है? इलेप्टिकल। लेकिन जो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जरा देख के बताओ, ये नियरेस्ट पॉइंट है कि फारदेस्ट पॉइंट है? तो ये एपोजी है। क्या है ये? तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P इज एपोजी। गुड। अब उससे क्या होता है? बोले क्या फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ता है। इसका मतलब अब ये अर्थ के पास में आने वाला सैटेलाइट, जब ये अर्थ के पास में आता है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया अगर, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अपना एनर्जी लूज कर देता है। तो एनर्जी लूज करता है तो पता है क्या होता है? तुमको पता है क्या होता है? इट स्पाइरल्स डाउन, बिकॉज इफ इट एंटर्स द अर्थ समहाउ, अर्थ मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर में एयर होता है, एयर अपोज करता है मोशन को,
तो मोशन को अपोज करेगा तो सैटेलाइट का एनर्जी लूज होगा, अगर लूज होगा तो वो अर्थ पे आके गिर जाएगा, इट स्पाइरल्स डाउन, इट मे स्पाइरल डाउन। तो इसके लिए ये पहला वाला केस इज अनडिजायरेबल, हमको चाहिए ही नहीं कि हमने उतना वेलोसिटी दिया वो लेस देन क्रिटिकल है। लेस देन क्रिटिकल दिया तो इलिप्टिकल बन गया, और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो कौन बन गया, एपोजी। एपोजी मतलब फार्देस्ट पॉइंट है, मतलब अब वो अर्थ के पास में आएगा, अर्थ के पास में आएगा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया तो एनर्जी लॉस कर गया, एनर्जी लॉस कर गया तो अर्थ पे गिरने के चांसेस है। नंबर 2, हमने एग्जैक्टली उतना वेलोसिटी दे दिया जितना उसको चाहिए था सर्कुलर मोशन के लिए, तो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो इफ यू गिव इट वेलोसिटी इक्वल टू क्रिटिकल, if you give it velocity equal to critical, what does it do, it performs circular motion, तो shape of orbit is circular। और अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो सर्कुलर ऑर्बिट में हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ से सेम होता है, तो वहां पे एपोजी पेरिजी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द ऑर्बिट्स आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। नंबर 3, अगर हमने इसको वेलोसिटी क्रिटिकल से ज़्यादा दे दिया, फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल 100 था, मैंने दे दिया 110, ज़्यादा है हाँ, लेकिन एस्केप से कम है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको सिर्फ मैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन क्रिटिकल बट लेस देन एस्केप, तो एस्केप तो कर नहीं पाएगा, वापस से पता है क्या होगा, इलिप्टिकल, वापस ऑर्बिट क्या होगा, इलिप्टिकल। लेकिन इस बार जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो पता है क्या होगा, क्या होगा पता है, वो पेरिजी, इट विल बी पेरिजी। मतलब अब वो सैटेलाइट जो है वो अर्थ से दूर जाने वाला है, क्योंकि जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट हुआ था वो नियरेस्ट पॉइंट था, तो ऐसा बन गया पाथ 3, दिस इज पेरिजी, नियरेस्ट पॉइंट, इट गोज फार्दर अवे फार्दर अवे फार्दर अवे। तो ये पाथ नंबर 3 है, ये पाथ नंबर 2 है, पाथ नंबर 1 है, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। गुड। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में तुमने इसको जो वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एस्केप, मतलब सैटेलाइट विल एस्केप, सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा। अब इसमें जो डायग्राम दिया है ना, तुमको शायद समझे नहीं तो समझा देता हूँ। देखो ऐसा है कि अगर मैंने इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दिया तो यहाँ से एस्केप करेगा, बराबर पक्का। अगर इस डायरेक्शन में दिया तो यहाँ से एस्केप करेगा, लेकिन एस्केप तो करेगा। तो इट एस्केप्स वाया पैराबोलिक पाथ, ये पैराबोला जैसा बन जाता है, बराबर। तो इट एस्केप्स, सैटेलाइट एस्केप्स अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, लेकिन जो शेप बनेगा पाथ का वो क्या होगा, पैराबोला, तो एस्केप्स वाया पैराबोलिक पाथ। 5वां केस, मैंने इसको जो वेलोसिटी दिया वो एस्केप से भी ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन एस्केप। एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा दे दिया तुमने, तो क्या होगा, एस्केप होगा, हाँ एस्केप तो होगा, लेकिन अब जो एस्केप होगा वो हाइपरबोलिक पाथ से होगा। आपको पता होना चाहिए हाइपरबोला और पैराबोला, हाइपरबोला और पैराबोला दोनों में डिफरेंस है सिर्फ कर्वेचर का। पैराबोला का कर्वेचर ज्यादा होता है, हाइपरबोला का थोड़ा फ्लैट होता है वो। गुड। तो अगेन सेम, द सैटेलाइट एस्केप्स बट दिस टाइम इट एस्केप्स वाया विच पाथ, हाइपरबोलिक पाथ, इट एस्केप्स वाया हाइपरबोलिक पाथ। ये पाथ नंबर 5 है, ये पाथ नंबर 4 है। तो ये टोटल 5 केस है प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट के। सो टू प्रोजेक्ट अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ वी नीड टू हैव मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट। पहले स्टेज का काम है टू टेक द सैटेलाइट टू अ डिजायर्ड हाइट, देन इट इज डिटैच्ड एंड रोटेटेड बाय 90 डिग्री, एंड देन सेकंड स्टेज का काम है टू गिव इट अ हॉरिजॉन्टल velocity. The minimum horizontal velocity given to a satellite at a certain height from the surface of Earth such that it performs circular motion is known as critical velocity. तो हमने जो सेकेंड स्टेज के थ्रू उसको वेलोसिटी दिया, अभी हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी देना था लेकिन उससे कम मिल गया, तो कौन सा पाथ, एलिप्टिकल, एंड द पॉइंट ऑफ पोजीशन इज एपोजी, राइट। तो अब वो अर्थ के पास में आएगा, मतलब एलिप्टिकल मोशन है लेकिन इट इज कमिंग क्लोजर टू अर्थ। नाउ इफ वी गिव वेलोसिटी इक्वल टू क्रिटिकल इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, इफ वी गिव वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल बट लेस देन एस्केप इट परफॉर्म्स एलिप्टिकल विद द पॉइंट ऑफ पोजीशन बीइंग पेरिजी, बराबर। और वो हम जानबूझ के भी करते हैं बहुत बार,
क्यों करते हैं? लॉजिकली सोचो, सोचोगे तो यू विल बिकम अ गुड साइंटिस्ट वन डे, नहीं तो फिर क्या? क्या है, थ्योरी तो सबको पता होता है। व्हाट इज सो स्पेशल हियर? नथिंग। कुछ चीज़ें जानबूझ के की जाती है, बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज आवर कंट्री ओवर हियर, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और हम ईस्ट में हैं। अब इमेजिन करो हमारा कोई एनिमी कंट्री है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन द अदर साइड वेस्टर्न कंट्री कोई हमारा एनिमी है, उसको हम पे ध्यान रखना है। तो उसके लिए तो वो सेट करेगा ऐसा एक सैटेलाइट जिसका पाथ क्या हो, एलिप्टिकल हो, और ऐसा सेट करेगा कि जानबूझ के मैक्सिमम टाइम सैटेलाइट शुड बी फेसिंग अस। क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट अगर होता तो सर्कुलर ऑर्बिट में ना यूनिफॉर्म मोशन होता है, मतलब आधे टाइम यहाँ पे है, आधे टाइम वहाँ पे है। अब अगर एनिमी कंट्री है तो उसको क्या चाहिए कि मैक्सिमम वो हमारे साइड पे रहे, मॉनिटर किया, डेटा लिया, कुछ टाइम के लिए वहाँ गया, डेटा वाप दे के आ गया। यहाँ से डेटा कलेक्ट किया और उस साइड गया, डेटा दे के आ गया। क्योंकि अर्थ इज अ स्फीयर, अर्थ इज अ स्फीयर, तो स्फीयर के दो पार्ट्स है ना, फ्रंट एंड बैक। तो फ्रंट साइड पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि एनिमी कंट्री फ्रंट साइड पे था। तो डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करना मतलब फोटोज जो भी होता है सब लेना, और बैक साइड पे जिस कंट्री ने लॉन्च किया है वहाँ पे जाएगा, उसको डेटा देगा, वापस आएगा। तो ये इलेप्टिकल ऑर्बिट हम जानबूझ के भी सेट करते हैं, हमेशा टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता, कुछ चीज़ें हम जानबूझ के भी करते हैं। पक्का। कुछ 1-2 साल पहले शायद न्यूज़ में था कि हमने यहाँ से कुछ मिसाइल टेस्टिंग के टाइम छोड़ा और वो हमारे बाजू वाले कंट्री में जाके गिर गया। सुना था? सुना? गवर्नमेंट ने पता क्या हुआ था? गलती हो गई। वो गलती नहीं थी, वो वार्निंग थी, बी इन योर लिमिट्स, नहीं तो ऐसे उड़ा देंगे तुमको हम। वो अंदरूनी बात है वो, दैट वाज लाइक सीधा रहो नहीं तो हमको उंगली टेढ़ा करना आता है। गुड। चौथा केस, तो साइंस आएगा तो वैसा करोगे ना, नहीं तो मारने का कहीं पे लग गया बाजू की कंट्री में, जो दोस्त था वो बन गया दुश्मन तुम्हारा। तो ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू बी अवेयर विथ ऑल द साइंस। नंबर 4 क्या था? नंबर 4, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप। तो एस्केप होगा बट थ्रू विच पाथ? पैराबोलिक। एंड इफ द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एस्केप, तो एस्केप तो होगा बट वाया हाइपरबोलिक पाथ। तो अब हम जो कब से क्रिटिकल वेलोसिटी बोल रहे हैं, नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो लेट अस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी और वीओ। हाँ, हमारे स्टेट बोर्ड के बुक में वीसी, वो सीबीएसई के बुक्स में वीओ बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो व्हाट आई विल डू इज, जो जो हमको इंपॉर्टेंट पैरामीटर लगने वाले हैं ना, वो पहले से मैं लिस्ट बना के छोड़ दूंगा। ऑफ कोर्स तुम बोल रहे हो क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब तुम एक सैटेलाइट की बात कर रहे हो, और सैटेलाइट क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी कब होता है? जब मोशन क्या हो? सर्कुलर। और वो सैटेलाइट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो अर्थ से कुछ हाइट पे ही कर रहा होगा। तो एच इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, बराबर। एंड देन रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस मच। और ये जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका खुद का भी तो कुछ मास है, स्मॉल एम, और अर्थ का भी मास है, कैपिटल एम, और अर्थ का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। हाइट कितना है? एच। तो ये जो घूम रहा है, घूम रहा है ना, घूम रहा, दिस इज नॉट घूम रहा, इट इज घूम रहा। तो ये जो घूम रहा है ना, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। हर एक सर्कल का क्या होता है? रेडियस। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? आर प्लस एच, जिसको मैं क्या बोलूंगा? स्मॉल आर। और इस स्मॉल आर को बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल रेडियस, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल रेडियस। गुड। तो कोई भी टॉपिक हो फिजिक्स में, वैसे तुमको तो ज़्यादा लगेगा नहीं बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट, बट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो रिमेंबर इट इज अ टू सिंपल थिंग, ऑलवेज स्टार्ट विथ अ डायग्राम। क्योंकि डायग्राम गिव्स यू रफ आइडिया कि तुमको लिखना क्या है। क्या लिखना है? सैटेलाइट है, क्या कर रहा है? घूम रहा है, कैसा ऑर्बिट है? सर्कुलर है, हाइट कितना है? एच है, सैटेलाइट का मास कितना है? एम है। तो ये सब लिख दो। सो कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास एम, कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m
रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ बराबर at a height h, of course revolving around earth in circular orbit at height h, और हाइट कभी भी अर्थ के सरफेस से मेजर होता है, तो हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, बराबर। गुड। अभी तुमने सैटेलाइट के बारे में सब बता दिया, अर्थ के बारे में कुछ नहीं बताया, अर्थ को बुरा लग जाएगा तो बता दो। लेट कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ। पूरा आपका स्टेट बोर्ड को प्रिपेयर करना 16 चैप्टर तो 16 दिन 12th में करोगे ना, 16 days 16 चैप्टर ऐसे हो जाते हैं सब। रेडियस ऑफ अर्थ। गुड। कुछ नोट्स ढूंढने नहीं पड़ते, नहीं तो एग्जाम से 10 दिन पहले नोट्स ढूंढते हैं, फिर हम लोग ये बुक यूज करें कि वो बुक यूज करें, कुछ नहीं, दिमाग यूज करो, हो गया। डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये लिख लिया। अब मोशन कौन सा है, तो स्पीड कौन सा होगा, क्रिटिकल। क्या होगा, क्रिटिकल। सो सिंस द मोशन ऑफ सैटेलाइट is circular, therefore the speed is critical, critical या फिर ऑर्बिटल। पक्का। मोशन कौन सा है, सर्कुलर। तुमको याद है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कोई एक फोर्स है जो कंपल्सरी लगता ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और तुमको याद है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, हर एक फोर्स का कुछ सोर्स होता है, तो जरा डायग्राम देख के बताओ कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल। सो देयरफॉर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय, किसने दिया, gravitational force is provided by gravitational force, of course, between satellite and earth. So therefore I can write down centripetal force equals to gravitational force. What is centripetal force का फॉर्मूला, mv square by r। कौन सा m, स्मॉल m, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन में उसका मास होता है, एम वी सी स्क्वायर। क्यों वी सी स्क्वायर, क्योंकि स्पीड क्या है, क्रिटिकल, इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ओके गुड। ये और ये हो गया कैंसल, तो तुमको मिल गया वी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, और स्मॉल आर क्या था, आर प्लस एच, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। इक्वेशन सही है, लेकिन ये वन ऑफ द फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स में जी एम के टर्म्स में है, जी और एम, वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, 6.6 × 10⁻11। व्हाट इज मास ऑफ अर्थ, गए 6000 बोल दिया मतलब गए, 6 × 10⁻24 किलोग्राम या फिर 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम एग्जैक्ट वैल्यू। यही गड़बड़ होती है, तो एक काम करो, मान लेते हैं कि मेरे को जी और एम के टर्म्स में इक्वेशन नहीं चाहिए, फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ से हाइट पे है, h हाइट पे, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, वी नो दैट। मुझे ना इसको लिखना पड़ेगा WD/kT, वी डोंट नो दैट। व्हाट यू डोंट नो, वी नो दैट GH इक्वल्स टू GM अपॉन R प्लस H का स्क्वायर। GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर होता है ना, स्मॉल r क्या है, R प्लस H, तो GM क्या हो गया, GH इंटू R प्लस H का स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2।
ये gm की जगह पे वो gh इंटू आर प्लस एच का सब्स्टिट्यूट कर दो. सो फ्रॉम 1 and 2 you get vc equals to under root of gm. What is gm? gh into r plus h का स्क्वायर अपॉन r plus h. तो ये हो गया कैंसल. तो आपको मिल गया क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ gh इंटू आर प्लस एच. इक्वेशन नंबर 3. ये नॉर्मली तुम एट सर्टन हाइट यूज करते हो. नाउ इमेजिन इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, if the satellite is revolving near to the surface of earth, near to the surface of earth. अब आप बोलोगे ये क्यों ले रहे हैं हम लोग? अच्छा, सैटेलाइट कितने टाइप के थे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कितने टाइप के थे? 2. कौन से 2? इक्वेटोरियल एंड पोलार. इक्वेटोरियल का हाइट क्या था? 35,000. वो स्मॉल हाइट है क्या? हाँ, तो ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला. और व्हाट वाज द हाइट ऑफ पोलार? 500. बराबर. मैंने तुमको ये बोला था कि कहीं कहीं पे 300 भी लेते हैं, है ना? तो वो हाइट कम है कि नहीं? हाँ, तो अगर हाइट कम है तो GH की वैल्यू, अगर आपको याद होगा, वो हाइट पे डिपेंड करता है. 2 फॉर्मूला थे ना, r अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, और दूसरा क्या था? 1 माइनस 2h बाय आर. तो वैसे क्रिटिकल स्पीड के भी 2 फॉर्मूला बनेंगे. तो एक काम करना, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि तुम बोल रहे हो इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, मतलब तुम बोल रहे हो कि h इज वेरी वेरी लेस देन r, which means you are saying कि r plus h is approximately equals to r. Therefore equation 1 becomes, जो इक्वेशन नंबर 1 है, 1, ये इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखोगे? vc इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gm बाय r प्लस h को क्या लिखोगे? r. आ गया? गुड. तो तुमने h को छोड़ दिया क्योंकि h की वैल्यू कम थी. इक्वेशन नंबर 4. अब क्योंकि तुम बोल रहे हो हाइट कम है, तो अगर हाइट कम है तो तुमको ये पता होना चाहिए, अगर हाइट कम है तो जो GH की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली तुम GM बाय आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, अगर हाइट कम है तो. इफ द हाइट इज वेरी स्मॉल तो G क्या होगा? GM अपॉन आर स्क्वायर. याद है कि ये डिराइव किया था हमने, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ. तो यहाँ से ये GM क्या मिल जाएगा तुमको? GR स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन 5 को 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5 क्या मिला? BC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ GM, लेकिन GM क्या है? GR स्क्वायर अपॉन क्या है? अपॉन R. एक R कैंसल. तो यू हैव VC इक्वल्स टू GR, रूट ऑफ GR. तो VC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ GR. तो है क्या सारे इक्वेशन? डू यू सी दिस इक्वेशन? VC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM बाय R प्लस H. डू यू सी दिस? VC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ GH इंटू R प्लस H. और अगर हाइट कम हो, स्पेशल केस में लिखा है वो मैंने, स्पेशल केस में लिखा है, इफ द हाइट इज स्मॉल, इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, VC इक्वल टू रूट ऑफ GM बाय R, और एक लिखा होगा अंडर रूट ऑफ GR. पक्का पक्का? श्योर श्योर. गुड गुड. पक्का? ठीक है, वी विल स्टॉप फॉर टुडे.